दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल छठवीं कक्षा की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह आपके प्रारंभिक भूगोल के समझ को और भी स्पष्ट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह, यहाँ पे पानी है इसलिए नीला ग्रह या ग्रीन प्लेनेट या हरित ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन और जीवन की परिस्थितियां हैं। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक दशाएं पृथ्वी पर मौजूद हैं, और इसके अलावा जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं भूमि, जल और हवा, ये सब पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से 3 घटक हैं? वो हैं भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब आइए जानते हैं भूमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है और जलमंडल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पर जल की अधिकता है, या पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे कि जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प शामिल हैं। जीवमंडल क्या है? तो सामान्य रूप में जान लीजिए कि जीवमंडल या बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल कहा जाता है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भूमंडल के संबंध में कि भूमंडल क्या है। दोस्तों, पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल कहा जाता है। ठोस भाग से अर्थ ये है कि जो मैदान है, चट्टान है, पहाड़ है, ये सभी ठोस भाग के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मोटे तौर पे 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहले स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो स्थलीय भाग है उसे आप महाद्वीप के नाम से अभिहित कर सकते हैं, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो एक है महासागरीय महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं जो हैं वो भूमंडल के। तो पृथ्वी की सतह को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्थलीय भाग महाद्वीप कहा जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और विश्व के मानचित्र को देख के आप इसको जान भी सकते हैं कि जितने महासागर हैं, विश्व में कुल कितने महासागर हैं, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो भी महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। और इसमें आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से सभी महासागर आपस में जुड़े हैं? ये प्रश्न है आपके लिए, जानकारी आपको करनी है। दोस्तों, समुद्री जल का तल यानी जो लेवल है, वाटर लेवल है जो हमारा समुद्री जल का, वो हर जगह पर समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। अब ये जो है वर्ल्ड का मैप है दोस्तों, ये पूरी तरह से आप इसे देख सकते हैं। जो नीला भाग है, नीला भाग समुद्र को दर्शाता है। ये जो सफ़ेद भाग है, देखिए सफ़ेद भाग जो बना हुआ है, ये बर्फ या बर्फ की मोटी चादरों, इसे बर्फ का महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। और इसके अलावा इसमें आप क्रम से देखिए ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और जो है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये सभी महाद्वीपों को अंकित करते हैं। इसके अलावा देखिए हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये सभी महासागर हैं। इसके अलावा एक देखिए दक्षिणी या साउथ ओशियंस दक्षिणी महासागर है। तो ये सभी महासागर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नीला भाग है कहीं से एक दूसरे से कटा हुआ नहीं है, इसीलिए आपने पहले की लाइन में देखा था, पहले पढ़ा था कि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो अब आगे आइए देखते हैं इसका विस्तार। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,850 मीटर भी मानी जाती है, लेकिन ये आप जानिए एनसीईआरटी ऑथेंटिक होती है। और कुल मिलाकर अगर जो इसमें 8,848 मीटर दिया है तो या तो कहीं विकल्प में 48 देता है 8,848 मीटर, वो भी सही है। अगर जो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है तो आप उसे भी सही मान सकते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर की मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो क्या आपने कभी इसकी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? यानी पृथ्वी की या समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 11,022 मीटर और 8,848 मीटर, तो लगभग सबसे ऊंचे और निम्नतम बिंदु में पृथ्वी के लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। यानी सबसे ऊंचा जो स्थल है या ऊंचा शीर्ष है माउंट एवरेस्ट का, वो 8,848 है और सबसे गहराई या गहरा बिंदु जो है 11,022 मीटर पे है। तो 19,000 समथिंग, यानी ये हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। 8,000 20,000 मीटर यानी 20 किलोमीटर ऊपर सबसे उच्च शीर्ष और सबसे निम्नतम स्थल की दूरी। अब आइए जानते हैं महाद्वीप, महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। उसके पहले एक तथ्य आप जान लीजिए, यहाँ ब्लू बॉक्स में बना हुआ है एक तथ्य कि क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति 29 मई 1953 को इस पर चढ़े थे, जिसमें न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं में जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला हैं, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की पहली महिला वो हैं बछेंद्री पाल। ये भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता हैं और इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो ये था माउंट एवरेस्ट के आरोहण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब जानते हैं महाद्वीपों के संबंध में विस्तार से। तो दोस्तों महाद्वीप जो है वो पृथ्वी के स्थल खंड का बहुत बड़ा भाग होता है। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जो सभी महाद्वीप हैं क्या ये भी एक दूसरे से जुड़े हैं? तो नहीं, ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। तो ये देखिए 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और जो चित्र आपने ऊपर देखा है आप उसको फिर से देख लीजिएगा। उस चित्र में आप देख सकते हैं कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो जो स्थलीय भाग है उत्तरी गोलार्ध में वो अधिक मात्रा में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो जलीय भाग है वो अधिक मात्रा में है। एशिया के बारे में जानते हैं। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी पर कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो आपने पहले महाद्वीप के बारे में जान लिया, ये है एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा यूरोप है। तो दोस्तों यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और जो यूराल पर्वत है वो इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरे हुए विस्तृत भूखंड को प्रायद्वीप कहा जाता है, इसलिए आप यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कह सकते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं तो अफ्रीका एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद जो है क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका दूसरे स्थान पर आता है। तो अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और आप अगर जो चित्र को देखें तो आप पाएंगे कि यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का विस्तृत रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है और विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है अफ्रीका से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब आइए उत्तरी अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जलसंधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा संधि कहा जाता है। और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो कौन कौन से महासागर हैं आप इसके बारे में बताइएगा हमें कि 3 महासागर कौन कौन से हैं जिनसे उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं स्थल संधि। उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे स्थल संधि कहते हैं। जल संधि क्या है? तो दोस्तों जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम पाक जल संधि है। पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के बीच बड़ी जलराशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल संधि जो होता है वो स्थल के सकरा भाग होता है और जल संधि जल या पानी का सकरा भाग है जो 2 बड़ी जलराशियों को जोड़ता है। स्थल राशि या स्थल संधि 2 बड़े स्थलों को जोड़ने वाला एक सकरा स्थल क्षेत्र होता है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूरब और पश्चिम में 2 महासागर हैं। तो पूरब में देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के जो पूरब में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में उत्तरी सिरे से लेकर दक्षिण तक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो आपने देखा कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो एवरेस्ट है। वो हिमालयन जो पर्वत श्रृंखला है ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जबकि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जो महाद्वीप है ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र है वो अंटार्कटिका कहलाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की चादरें या मोटी बर्फ की परतें ढकी रहती हैं। किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है और बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। अंटार्कटिका में भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में भारत के प्रमुख जो हैं शोध केंद्र स्थित हैं। अब महाद्वीपों के बारे में जानकारी के बाद जलमंडल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जलमंडल जो होता है ये पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल और केवल 29% भाग स्थल है। तो ऊपर से देखने पर पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है। ऐसा जल की अधिकता के कारण है क्योंकि जल की मात्रा 2/3 भाग है पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। लेकिन इसके बाद आपको और भी जानना होगा जो जल संरक्षण या जल को बचाने की बात क्यों की जाती है। तो ये देखिए चित्र से स्पष्ट होता है कि 97.2% भाग महासागरों में जल का पूरा पाया जाता है और
हिम चादर और भूगर्भ में संचित जल केवल 0.03% है, जो कि पीने योग्य अलवण जल है। यानी पृथ्वी पर जो भी जल है उसका 97.2% भाग पूरी तरह से महासागरीय जल है, जो कि पीने योग्य या उपयोग में लाने योग्य नहीं है। केवल 0.03% जल है जो पीने योग्य है। इसीलिए हमेशा जल संरक्षण और वाटर कंजर्वेशन की बात की जाती है। तो ये देखिए, पृथ्वी नीला ग्रह है क्योंकि यहाँ पर 31% भाग जल और 29% भाग पृथ्वी का स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिमनदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल में जलवाष्प सभी कुछ शामिल करने के बाद दोस्तों ये देखिए 2.77% जल जो है वो हिम के चादरों और भूगर्भ में संचित है। 2.77 या 2.8% जल ये हिम के चादरों में है, जबकि 0.03% पीने योग्य अलवण जल है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो जल है उसका 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और इतना अधिक खारा है कि ये पीने योग्य या उपयोग में लाने योग्य नहीं है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल या पीने योग्य जल के रूप में है जो मनुष्य इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम सभी पानी की कमी महसूस करते हैं और जल के संरक्षण की बात की जाती है। अब आइए देखते हैं महासागरों के संबंध में। महासागर क्या है? तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरों का जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पे 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये महासागर 5 महासागर हैं कुल। इसमें आपने क्रम से देखा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे स्थान पर अटलांटिक, तीसरे स्थान पर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और 5वें पर आर्कटिक महासागर है। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रशांत महासागर जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर केवल प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि इसकी जो गहराई है ये समुद्र तल से 11 किलोमीटर से भी अधिक है, यानी 11,022 मीटर है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। और प्रशांत महासागर के चारों महाद्वीपों की स्थिति का पता आप मैप खोलकर लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रशांत महासागर है दोस्तों ये गोलाकार रूप में अवस्थित है। दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर का आकार का बना हुआ है। तो ये जो महासागर है ये उत्तरी और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। तो महत्वपूर्ण है उसके बीच वाला जो क्षेत्र है, आपने जो मैप देखा है यूरोप और अफ्रीका, इसके अलावा पश्चिम साइड में दक्षिण और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में ही अटलांटिक महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कटी फटी है। ये देखिए दंतुरित या कटी फटी तट रेखा आपको दिखा रहा है। ये इसी प्रकार की है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वह दंतुरित है और अनियमित और दंतुरित तट रेखा जो होती है वो प्राकृतिक पोताश्रय यानी प्राकृतिक बंदरगाहों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होती है और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर या इंडियन ओशन ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित हैं। दक्षिणी महासागर के बारे में जानते हैं तो साउथ ओशियन जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर उत्तरी वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे कि बेरिंग जल संधि कहा जाता है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के एक छिछले जल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य कहा जाता है और यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से
घिरा हुआ है। महासागरों की जानकारी के बाद आइए जानते हैं वायुमंडल। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वो बहुत विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की कम मात्रा में गैसें हैं। और ये जो परत है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों की परत, इसी को वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का संपूर्ण, महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और वायुमंडल के उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। 5 परतें कौन कौन सी हैं वायुमंडल की? ये देखिए, पहली परत है, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, दूसरी परत समताप मंडल है, तीसरी मध्य मंडल है, चौथी आयन मंडल, और पांचवा जो है ये बहिर्मंडल है। तो जो सारी मौसमी गतिविधियां होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में ओजोन की एक परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। आयन मंडल बेतार संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेडियो तरंगें यहीं से परावर्तित होती हैं। और बहिर्मंडल जो होता है, एक्सोस्फीयर, ये ऐसा होता है जहां पर हमारे उपग्रह आदि संचारित किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो आपने वायुमंडल की 5 परतों और उनकी विशेषताओं के बारे में जान लिया। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए जो क्रम होता है परतों का, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल, तो दोस्तों वायुमंडल जो है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में प्रमुख गैसें जो पाई जाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और साफ और शुष्क हवा का 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, और अन्य दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन आदि गैसों की मात्रा 1% में पाई जाती है। ऑक्सीजन जीवन दायिनी गैस कही जाती है, और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन गैस प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है, और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो ऐसे देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैस है या लाभदायक। तो ये दोनों प्रकार की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ये कैसे? तो इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से हानिकारक है और किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। दोस्तों, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती रहती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडल में जो गैसों का घनत्व है उसमें भिन्नता आती है। यह घनत्व जो है समुद्री तल पे सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं यह तेजी से घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास ले जाना पड़ता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता रहता है। तापमान में भी घटोत्तरी पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ होती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग तापमान इसीलिए होता है। और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव भी डालता है, जिसे एटमॉस्फेयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को पवन भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये आपने वायुमंडल की दशाएं पढ़ी, उनके विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं इनके बारे में। अब जानते हैं जीवमंडल के संबंध में। तो दोस्तों, जो जीवमंडल है या बायोस्फीयर है, स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है, जहां पर जनजीवन या तो प्राणियों का, पौधों का, मनुष्य का, किसी का जनजीवन जहां पर पाया जाता है वो जीवमंडल कहलाता है। यह एक सीमित भाग है, और यही वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं।
जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया जाता है। तो जो प्राणी हैं जीवमंडल, इन्हें दो भाग जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे से किसी न किसी रूप से प्रभावित होते हैं और प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। हाल में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं रह जाता और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय जैसे उद्योग है, तापीय विद्युत संयंत्र और गाड़ियों का उत्सर्जी वायु पदार्थ जो होता है, ये गाड़ियों से निकलने वाले, तापीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे ही भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है और यदि इन मंडलों में, वायुमंडल, भूमंडल और जलमंडल में कोई असामंजस्य या अवांछनीय परिवर्तन होगा तो ये पृथ्वी के उपस्थित सभी जीवधारियों, चाहे वो पादप जगत हो या जंतु जगत हो, सभी के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।